फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं ना। ये अपना इनपुट, ये मैंने बहुत तसल्ली से इसलिए पढ़ा है क्योंकि ना ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे को लगता है इस साल आ जाएगा एग्जाम में, बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि आएगा, कंफर्म आएगा, इसलिए बहुत तसल्ली से भी पढ़ा है मैंने इसको। चलो ऊपर वाले की एक साइकिल यहाँ तक है, ऊपर, ओहो ज्यादा ही ऊपर चली गई, एक साइकिल यहाँ तक है ऊपर वाले की, ठीक है जी, ऊपर वाले की एक साइकिल यहाँ तक है। क्या करूं, इसको ऊपर करूं थोड़ा सा, ठीक है भाई। इसके ऊपर वाले की एक साइकिल यहाँ तक है, जिसको अभी तक साइकिल का मतलब क्लियर नहीं हुआ। साइकिल का मतलब होता है जब वेव में हम साइकिल की बात करते हैं तो उस पॉइंट तक एक साइकिल होती है जहां से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखो, ये इसकी एक साइकिल हो गई, और एक साइकिल का टाइम कितना हो गया, टी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट कितना हो गया, 1, एक साइकिल में टाइम कितना लगा, टी। लेकिन आउटपुट में देखो, आउटपुट की तो एक साइकिल केवल यही होगी, ये, फिर इसके बाद ये, तो एक साइकिल आउटपुट की केवल इतनी हुई, क्योंकि इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो एक साइकिल अगर आउटपुट की इतनी हुई, ये छोटी वाली दिख रही है आपको, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट हो गई हमारे पास। तो 1 साइकिल अपॉन में, तो इसका टाइम पीरियड कितना लगा, सीधी सी बात है, उसका आधा लगेगा। समझ पा रहे हो, एक साइकिल यहाँ तक है, अगर यहाँ तक एक साइकिल है तो टाइम तो उसका आधा ही लगा। तो टाइम कितना लगा, 1 अपॉन में, नहीं 1 अपॉन में आधे को कैसे लिखेंगे, t/2, t/2, तो 2 पर चला जाएगा तो बच गया 2/t। अब अगर आप देखो 12th में हो तो मेरे को शायद ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें इतनी दिक्कत आएगी। 2 इंटू में 1/t, और 1/t को लिख सकते हो इनपुट की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होता है। अब किससे किस में पूछेगा वो आप देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है आपका। क्लियर है क्या मेरी बात, ठीक है। हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, फुल वेव में फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आता है। ठीक है जी, तो ये आपका यहां तक लिखो। मैं एक टॉपिक और बताऊंगा इसका भी, जिसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। बिना फिल्टर सर्किट के ये सारा आउटपुट बेकार है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ डीसी नहीं है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट सप्लाई में दे नहीं सकते। इसको लिए पहले इसको फिल्टर करना पड़ेगा, और जब हमें फिल्टर करना पड़ेगा तो कैसे फिल्टर करेंगे। शायद इस साल का क्वेश्चन था ना, बताना तुम लोग मेरे को। अभी नीट का एग्जाम तुमने देखा तो होगा, नीट का पेपर, इसको करना, रेक्टिफायर पे क्वेश्चन आया था। इसको साफ कर दूं, पेज नंबर कितना हो गया, 4, पेज नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात बताऊं, ऐसा हो सकता है अगर तुम में से कोई चाहते है ना कि अपना जो पढ़ाई है उसको एक मतलब उस तक ले जाए, मुकाम तक ले जाए, तो मेरा मानना ये ना, तुम 12th वाले हो, तुम लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे तुम्हें क्या हो कि जो तुम्हारी मेहनत है ना वो सफल हो जाए, मतलब एक उसको वो मिल जाए यार, प्लेटफॉर्म आगे के लिए, है ना। तो नीट का एग्जाम हो सकता है इस बार भी ऐसा अगर लल्लू टाइप में आ गया ना, तो तुम में से भी कोई एक ऐसा बंदा बन सकता है जो 720 में से 720 ला सकता है, वो तुम में से भी एक हो सकता है। वो बस बात अलग है कि मेहनत कौन कितनी करेगा। तो एक बात समझा रहा हूँ तुम्हें भाई, हम तो कर नहीं पाए। कोई ये कहे कि भाई तुमने क्या कर लिया, तुमने क्या उखाड़ लिया, तो भाई हम तो पहले हथियार डाल के बैठे, हमसे ना होता कुछ भी। मैंने फॉर्म ही नहीं भरे कभी, क्योंकि मेरे को भी समझ में आई नहीं कुछ भी पढ़ाई। ये दिक्कत रही मेरी हमेशा से, पढ़ाई समझ में नहीं आई मेरे को। देखना, तो शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आई नहीं होगी, और जिन्हें आ गई होगी वो बहुत साइलेंटली और बहुत आराम से पढ़ाई स्टार्ट कर दे, है ना। हर सब्जेक्ट को प्रॉपर ले, हर सब्जेक्ट को समझ, मतलब उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। किसी को अभी तक ये भी नहीं समझ में आया कि फिजिक्स एटलीस्ट पढ़नी कैसे है, तो मैं बता देता हूँ, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ज्यादा चीजों को ना कई जगह से कलेक्ट करने की कोशिश मत करो। कई बार क्या होता है, एक ही टॉपिक को हम कई जगह से कलेक्ट करते हैं तो उसकी सही तरीके से उसको फिर भी नहीं वो कर पाते।
है ना। मतलब ये टाइम होता है, ऐसे टाइम पे आपको सटीक सटीक जानकारी लेके सटीक सटीक पढ़ना चाहिए, मेरा मानना ये है। आज से ही अगर तुम स्टार्ट करते हो ना, तो आपके आज के हिसाब से अगर चलते हो तो डेली के सेल्फ स्टडी के आपके 2 ढाई मैक्सिमम 3 घंटे बहुत इनफ होंगे 90 प्लस स्कोर करने के लिए। अगर तुम आज से चालू कर दो 90 प्लस स्कोर करने के लिए, आपको हर सब्जेक्ट में इनफ समय है तुम्हारे पास। अब वो है कि भाई देखो पढ़े कौन, दिक्कत सारी यहाँ फंसती है ना। दिक्कत तो ई है, पढ़े कौन। ये रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर है। इनपुट इनपुट गया होगा सब एसी की फॉर्म में, और जो आउटपुट आया होगा ना, उस आउटपुट को आप डायरेक्ट सोर्स को नहीं देंगे, क्योंकि वो प्योर फॉर्म डीसी है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करा जाता है, इसके आगे एक इंडक्टर लगाया जाता है, इंडक्टर सोलेनॉइड जो भी बोल सकते हो आप इसको, और एक ये लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ये लोड रेजिस्टेंस कौन होता है, जिसको आप एनर्जी देते हो। हाँ जागे एनसीईआरटी देखो, बेसिक मतलब कैसे चलना चाहिए, मेरा मानना ये है कैसे चलना चाहिए पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो मेरे को लगता है, टीचर की कॉपी। अगर तुमने बना रखी है तो, नहीं बनाई तो कलेक्ट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। टीचर की कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए और करनी चाहिए ना। उसके बाद करो एनसीईआरटी, एग्जाम्पल से शुरुआत करो। अब तुम सोचोगे कि सारे हो जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद आगे बढ़ो एक्सरसाइज पे, ठीक है। और जब ये सब हो जाए तो उसके बाद आ जाओ तुम प्रीवियस ईयर पे। अब जो प्रीवियस ईयर के पूरा खत्म कर लो, और ये इतना होता है बस प्रोसीजर पढ़ने का, और होता ही क्या है यार। एनसीईआरटी में भी सारे नहीं कर रहे होते, कहीं तुम पागल हो जाओ और सारे करते जाओ, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक टीचर के से वो लेनी पड़ती है। और मैं आपको बाकायदा बताऊंगा अभी कि आपको कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के करने हैं, कौन से नहीं करने। इसमें मैं बताऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन इसमें जो है ना, प्रीवियस ईयर में मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा अभी तो। उसका रीजन ये है क्योंकि इतना टाइम होता है कि प्रीवियस ईयर आप पूरा पूरा कंप्लीट करें। भाई मैं जिसको बोलूं कि भाई ये नहीं आएगा, तुमने वो नहीं पढ़ा और वही आ गया, तो भाई दिक्कत हो जाएगी ना। तो प्रीवियस ईयर में तो पूरा पढ़ना पड़ता है आपको। कोई भी एक प्रीवियस ईयर ले लो, एमटीजी ले लो, अरिहंत में ज्यादा गलतियां होती है इसलिए अरिहंत तो मैं अवॉइड करता हूँ। बाकी प्रीवियस ईयर कोई सी भी ले लो, नेट से डाउनलोड कर लो। अगर तुम में कैपेसिटी है पढ़ने की पीडीएफ से, तो वो भी कर सकते हो आप। नहीं तो अगर हार्ड कॉपी लो तो सबसे बेस्ट है, देखो पैसा खर्च कर लो 200-250 रुपए तो। हाँ तो बस देखो भाई रागिया, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, देखो कोई भी फील्ड में जाओ, जब तक आप खुद से करना स्टार्ट नहीं करोगे, खुद से पढ़ने स्टार्ट नहीं करोगे, कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। कितना भी आइंस्टाइन आ जाए दुनिया का, स्टार्टिंग तुम्हें ही करनी पड़ती है, मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। गाइडेंस टीचर दे सकता है, दोस्त वगैरह तो क्या करेंगे, पहले दोस्त को ही अधूरी नॉलेज होती है, मैं सही बताऊं। तो भैया मैं तो यही कहूंगा, सबसे पहले टीचर की कॉपी पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल करो चैप्टर वाइज। उसके बाद एक्सरसाइज करो आराम से, एक एक चैप्टर। अब तुम सोचो कि आधा चैप्टर ये पढ़ लिया, आधा चैप्टर वो, हमेशा याद रखना लाइफ में कि जो भी करो उसे कंप्लीट करो। मतलब जो जिसको भी पहले स्टार्ट करो ना, उसको पहले कंप्लीट करो। किसी भी चीज में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी साइंस में कुछ भी कर रहे हो, अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 को पूरा फॉलो करके पहले चैप्टर 1 तक कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं चैप्टर 1 नहीं आया छोड़ दिया, अरे आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता ना आने का। कुछ ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पॉसिबल हो, मेरे को नहीं लगता कोई जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए कोई इम्पॉसिबल चीज है ना। बस ये है कि कोई करता है कोई नहीं करता, कोई रात में 10 बजे से सुबह 10 तक सोता है, कोई रात में पढ़ता है, ये अंतर होता है भाई देखो। चलिए यहाँ पर एसी और डीसी दोनों जाएंगे। अब जो आउटपुट जाएगा, उस आउटपुट को पहले इंडक्टर से पास कराएंगे, फिर लोड रेजिस्टेंस से पास कराएंगे। इसको हमने इंडक्टर को यूज किया हुआ है यहाँ पर। अब आपको बता दूं इंडक्टर में क्या कहानी चलती है। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की जगह रख सकते हो आप 2 पाई न्यू इंटू में एल।
2 पाई कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो ये उसी तरह से काम करता है जिस तरीके से कोई रेजिस्टेंस काम करता है। आप रेजिस्टेंस को लगाते हो किसके लिए? पोटेंशियल ड्रॉप कराने के लिए, है ना? ऐसे ही हम इंडक्टर को लगाते हैं पोटेंशियल ड्रॉप कराने के लिए। इसको एसी के केस में यूज किया जाता है जब ऑल्टरनेटिंग सप्लाई जा रही हो, ठीक है। अब ये एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि जो हमारे पास आउटपुट था ना इसका रेक्टिफायर का, वो जो आउटपुट था उसमें एसी और दोनों के कंपोनेंट मिक्स थे। तो जो एसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज मोर देन होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी। एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। एसी इज हाई फ्रीक्वेंसी करंट, डीसी लो फ्रीक्वेंसी करंट। तो एसी की अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसके लिए रुकावट ज्यादा होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा, अर्थात उसके लिए रुकावट ज्यादा होगी। तो एसी की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उसके लिए क्या होगा, इंडक्टर उसको स्टॉप कर देता है, रोक लेता है, केवल डीसी को जाना देता है। तो मैं यहां लिखूंगा इंडक्टर स्टोर या इंडक्टर अलाउ लो फ्रीक्वेंसी डीसी। डीसी को ही जाने देगा, एसी को स्टॉप कर देगा, क्योंकि एसी के लिए वो हाई रिएक्टेंस दे रहा है। एसी के लिए हाई रिएक्टेंस देगा, डीसी के लिए लो रिएक्टेंस देगा, तो डीसी पास हो जाएगा और एसी ब्लॉक हो जाएगा। तो यहां से कौन सा मिला, मैं यहां पर आया था रेक्टिफायर से निकल के दोनों, इंडक्टर ने एसी को ब्लॉक करा, हमारे पास कौन सा पहुंचा, डीसी। लेकिन हम लोगों का जो फेवरेट होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो यूज किया जाता है, उसमें ज्यादातर यूज किया जाता है कैपेसिटर को। अब कैपेसिटर को, क्योंकि कैपेसिटर सस्ता होता है इससे, देखो ये अपना इनपुट एसी जाना है, सीधी बात है। ये अपना रेक्टिफायर है, ये अपना इंडक्टर है, सॉरी कैपेसिटर है। इसके साथ पैरेलल में ये लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है। कई बच्चों को एंड तक नहीं पता चलता एक्चुअली लोड रेजिस्टेंस टीचर किसको बोलता है या किसको बोला जाएगा। लोड रेजिस्टेंस हर उस चीज को बोलते हैं जिसको आप एनर्जी दे रहे हो, जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। वो आपका फैन हो सकता है, वो आपका बल्ब हो सकता है, वो आपका टीवी हो सकता है, वो एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकता है। अगली बात समझ में। अब ये कैपेसिटर को इसके साथ पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या लॉजिक रहता है पैरेलल में लगाने का, तो भाई कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई इंटू न्यू इंटू सी। सी कैपेसिटेंस है जो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो लो फ्रीक्वेंसी होगा उसके लिए हाई रिएक्टेंस होगा, लो फ्रीक्वेंसी के लिए हाई रिएक्टेंस होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, हमें पता है। अगर एसी की डीसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसके लिए रिएक्टेंस ज्यादा, डीसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसके लिए रिएक्टेंस ज्यादा। तो होता क्या है एक्चुअली में, डीसी ओ सॉरी कैपेसिटर स्टोर लो फ्रीक्वेंसी डीसी एंड प्रोवाइड टू लोड रेजिस्टेंस। भाई ये कहानी होती है, मैं से ये बताऊं आपको, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने पास डीसी को स्टोर कर लेता है, और जो ये स्टोर करता है वो लोड रेजिस्टेंस को दे देता है। क्योंकि जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगाया जाता है। जो एल होता है इंडक्टर, इंडक्टर को लगाया जाता है, इंडक्टर सीरीज में लगाया जाता है विद लोड रेजिस्टेंस, और जो कैपेसिटर लगाया जाता है वो कैपेसिटर लगाया जाता है पैरेलल में विद लोड रेजिस्टेंस। ये दो बातें होती है। तो जब भी हमें क्या कहते हैं रेक्टिफायर को यूज करना है, कोई रेक्टिफायर को बनाना है, तो रेक्टिफायर पता क्या है एक्चुअली, एक और बात बता देता हूँ तो मैं लगे हाथ। जब आप लोगों को स्कूल चलते थे ना कंटिन्यू,
तो बच्चे बोलते थे सर एक्सपेरिमेंट मॉडल बताओ। तो मैं तो ये भी कहता था फुल वेव रेक्टिफायर बना लो, 150 रुपए में बन जाएगा पूरा। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए, 2 डायोड चाहिए, एक कैपेसिटर चाहिए, एक एलईडी चाहिए, वायर चाहिए, हो गया काम। एक नॉर्मल एलईडी को खरीद के लाओ 1 रुपए की, और उसके दोनों तारों को प्लग में डाल दो एसी सप्लाई में, खराब हो जाएगी। लेकिन उसी चीज में अगर आप थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स लगाओ, थोड़ा सा ये इसको सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस को लगा के आप लोग बिल्कुल उसको क्या कर सकते हो, डीसी में कन्वर्ट करके उस डीसी से चलने वाली चीजों को ऑपरेट कर सकते हो। तो कोई भी जो डीसी से चलने वाली चीज है, आप उसको रेक्टिफायर से एसी को कन्वर्ट करके डीसी में चला सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में, तुम लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हमेशा याद रखना ये बात। चलिए पेज नंबर 6 आई थिंक। अब पेज नंबर 6, कल फ्राइडे है ना, सॉरी वेडनेसडे है। मैं ऐसा सोच रहा था पर हो नहीं पाता, कोई ना कोई काम निकल ही जाता है। पर फिर भी वेट कर लेना, अगर होए तो भाई आ ही जाना सारे। मतलब ऐसा नहीं, मैं कसम नहीं खा रहा कि रखूंगा ही, पर मैं कोशिश करूंगा। लेकिन कोई काम नहीं निकला तो मैं क्लास लूंगा। कल 10 से 11 एक क्लास रखेंगे रात को, जिसमें चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। मतलब एक क्लास का रह रहा है ये तुम्हारा, कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको 2-3 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्लास होगी या नहीं होगी, या जितने भी टाइम रहेगा। पर आप लोग मतलब टाइम बिजी मत रखना अपना, है ना, क्योंकि आप लोगों का बिजनेस चलता है सबका, मुझे पता है इश्यू रहता है टाइम का सबको। ठीक है जी, तो आज तक के लिए इतना था। जो फीस नहीं आई प्लीज अपनी फीस सबमिट कर दो यार पहले तो, है ना। वैभव कल क्लास कौन सी वाली? कल सुबह का रखी है, 10 से 11 रखी नहीं मैंने कोई सी। वैभव कल कोई क्लास ही नहीं रखी भाई, 10 से 11, 10 से 11 कोई क्लास नहीं है सुबह। ऑप्टिक्स वाली परसों रखी है मैंने, कल बोला ही नहीं। गुड नाइट सभी को, अपनी फीस सबमिट कर